नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। लास्ट टाइम प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियों की बात मैंने की थी। और उसमें कुछ प्रयुक्तियाँ बाकी थी। तो आज ये जो प्रयुक्तियाँ जो है बाकी जो है उसकी चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसमें पहली प्रयुक्ति हमने देखी थी साहित्यिक प्रयुक्ति, दूसरी देखी थी वाणिज्यिक प्रवृत्ति, और तीसरी जो प्रयुक्ति है वो है कार्यालय। तो प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। सरकार को आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सुरक्षात्मक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना होता है। तो इन सभी इकाई, ये जो सभी इकाइयाँ जो है प्रशासन की है, और हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। राजभाषा की जो कार्यालयीय प्रयुक्ति ये जो है ये विशेष महत्वपूर्ण होती है। और ये जो कार्यालयीय प्रयुक्ति है वो सामान्य रूप से बोलचाल और साहित्य की जो भाषा होती है उससे अलग होती है। तो साहित्य की भाषा की तरह ये आलंकारिक, लाक्षणिक या व्यंजना प्रदान नहीं होती। ये सामान्य रूप से स्पष्ट और अभिधा प्रदान होती है। ये जो भाषा है वो द्विअर्थी भी नहीं होनी चाहिए और अनेक अर्थी शब्दों का प्रयोग भी उसमें नहीं होना चाहिए। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग हम करें वो अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। और उसमें इसमें जो कुछ भी कहा जाए वह नियत शब्दावली के भीतर ही कहा जाता है, और इसीलिए यह नीरस और सीधी होती है। ये कार्यालयीय प्रयुक्ति की जो भाषा है इसमें निर्वैयक्तिकता होनी चाहिए, संपूर्णता, स्पष्टता, पूर्वग्रह रहितता, असंदिग्धता, वर्णनात्मकता आदि गुण इस भाषा के होते हैं। हिंदी की जो प्रयुक्ति है ये खास करके मसौदा लेखन और टिप्पणी लेखन, शासकीय पत्र लेखन, संक्षेपण करना, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट तैयार करना, अनुवाद और अन्य जो कार्यालय कार्य होते हैं उसके लिए उपयोगी है, या उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चौथी जो प्रयुक्ति है राजभाषा प्रयुक्ति। 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। राजभाषा वही बन सकती है या सिंहासन पर आसीन हो सकती है जो विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और शासन के लिए योग्य हो। राजभाषा का संबंध जो है वो प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होता है, और इसलिए स्वाभाविक है कि राजभाषा बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, कर्मचारियों तथा शिक्षित समाज से जुड़ी होती है। इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से अधिक होता है।
और इस प्रकार ये हिंदी जो है वो राजभाषा की प्रयुक्ति के रूप में विकसित होकर हमारे सामने आई। केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, कार्यालय हैं, संस्थान हैं, निगम हैं, कंपनियां हैं, इनके अतिरिक्त बैंक, विभिन्न आयोग और केंद्र सरकार की जो विभिन्न समितियां जो हैं, आदि क्षेत्रों में इस प्रयुक्ति का, राजभाषा प्रयुक्ति का उपयोग होता है। पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, विशिष्ट वाक्य योजना और वाक्य रचना इसके मुख्य तत्व है। राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति जो है ये बहुत ही विशाल, उदार और गतिशील है। पांचवी जो प्रयुक्ति है वो विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति है। आज का जो युग है वो उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का युग है। कोई कंपनी कोई चीज का उत्पादन करती है तो उसका पता ग्राहक को तभी लग सकता है जब उसके विज्ञापन प्रसिद्ध हैं, तो पता चलेगा कि वस्तुएं जो है वो बाजार में आ गई हैं। बड़े बड़े जो उत्पादक प्रतिष्ठान है, कंपनियां जो हैं, वो अपने उत्पादन की बिक्री के लिए विज्ञापन का सहारा लेती है। सरकार जो है वह भी विज्ञापनों का सहारा लेती है, कारण कि सरकार को बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना लोगों को देने की होती है, जिससे कि लोगों में जानकारी पैदा हो। तो इसलिए विज्ञापन का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार दोनों करते हैं। आज तो सामान्य से सामान्य मनुष्य भी, सामान्य धंधा करने वाला मनुष्य भी अपनी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन का पूरा उपयोग करता है। आप लोग FM, रेडियो पर इसे सुन सकते हैं। तो जो ग्राहक के उस उत्पादन का पता मीडिया अथवा जनसंचार के जो विविध रूप हैं उसी के द्वारा पता चल सकता है। ये जो विज्ञापन है वह दृश्य, श्राव्य या लिखित रूप में होते हैं। अभी मैंने FM रेडियो की बात की। आकाशवाणी से जो विज्ञापन प्रसारित होते हैं वो श्राव्य है, यानी सिर्फ जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं। टेलीविज़न, दूरदर्शन आदि या सिनेमा से जो विज्ञापन प्रसारित होते हैं वो दृश्य श्राव्य होते हैं, उसे आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। पत्र पत्रिकाओं में जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं वो पाठ्य होते हैं, यानी उसे पढ़ना पड़ता है। तो दूसरी ओर इंटरनेट से जो विज्ञापन प्रसारित होते हैं वह भी दृश्य और पाठ्य दोनों होते हैं, श्राव्य भी होते हैं। और ऐसे विज्ञापनों द्वारा ही उत्पादक कंपनी जो है वो अपने उत्पादन की बिक्री में वृद्धि कर सकती हैं। तो इसी के लिए ये महत्वपूर्ण है विज्ञापन। और इसीलिए सुजित पचौरी जैसे ने कहा है कि आज के युग में जब हम टीवी पर कोई धारावाहिक देखते हैं तो जहाँ तक हम धारावाहिक देखते हैं वहीं तक तो हम दर्शक होते हैं, देखने वाले। किंतु जैसे ही टीवी में ब्रेक आता है और ब्रेक में विज्ञापनों का प्रसारण होता है तो परिणाम ये होता है कि हम धारावाहिक देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो उस समय दर्शक मिटकर ग्राहक बन जाते हैं, कारण कि हम
और विज्ञापन देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो कि बाजार में अब जाएंगे तो ये जो नई वस्तु आई है उसे खरीदेंगे। तो ये जो विज्ञापन है इससे हमारे मन में यानी ग्राहक के मन में जो वस्तु है, जो कंपनी है जिसने वो वस्तु उत्पादित की है उसके प्रति एक विश्वास पैदा होता है। प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के रूप में विज्ञापन की जो भाषा है वो बहुत ही तेजी से उभरी है। हमारे देश की अधिकतर जनता हिंदी समझती है और इसीलिए विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की इस प्रयुक्ति का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। विज्ञापनीय भाषा का मुख्य आधार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियां हैं। विज्ञापन मुख्य रूप से तो श्राव्य होते हैं, किंतु आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का योग्य चयन, उसकी प्रवाहमयी भाषा, ये भी बहुत महत्व रखता है। कारण कि विज्ञापन की भाषा का संबंध मूलतः व्यापार से, और इसी उसमें आकर्षण, मोहक, लहजेदार भाषा शैली होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो जो सुनने में अच्छी लगे, कर्णप्रियता हो, सुपाठ्यता हो। विज्ञापन बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए, वो सांकेतिक भी होने चाहिए और उसमें नाटकीयता आदि जो गुण है वो होने चाहिए। तो विज्ञापन हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन, भारतीय कीमत, अधिक शक्ति, अधिक आराम, अधिक किफायत, थोड़ा और चलेगा, ठंडा ठंडा कूल है, ये अंदर वाली बात है, दाग ढूंढते रह जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हमें याद है और आज तो नए नए विज्ञापन भी आते हैं। तो ये इन विज्ञापनों की भाषा सक्षम होनी चाहिए कि वह जनसंचार के अलग अलग माध्यमों से प्रसारित होने पर भी वह संदेश तो एक ही प्रकार का दे सकता है। और यही कारण है कि एक ही विज्ञापन अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग भाषाओं से दृश्य, श्राव्य या पाठ्य के रूप में प्रसारित या प्रकाशित किए जाते हैं। जो विज्ञापन हम गुजराती में सुनते हैं वही विज्ञापन मराठी में भी होता है, और देश के अन्य भाषाओं में भी होता है, वो हिंदी में भी होता है। तो विज्ञापन की जो भाषा है वो विशिष्ट रूप, उसका विशिष्ट रूप सरकारी प्रयुक्ति के रूप में विकसित हुआ है। तो ये विज्ञापन की भाषा की जो प्रयुक्ति है वो महत्वपूर्ण है। छठी प्रयुक्ति है विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति। विधि या कानून या न्यायपालिका की जो हिंदी है वह अनुवाद पर आधारित होती है। कारण कि हिंदी 1949 में राजभाषा तो बनी, लेकिन उसका विरोध होने के कारण 1965 तक अंग्रेजी को भी साथ में चलाने की नीति बनाई गई थी। और फिर कि विरोध दूर हो जाए तो सिर्फ हिंदी रखेंगे, लेकिन स्थिति नहीं हो पाई और परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को भी सहभाषा के रूप में रखा गया। तो आज जो हमारे देश की जो राजभाषाएं हैं वो दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन न्यायपालिका में सामान्य रूप से आज भी अंग्रेजी का ही प्रभुत्व है, किंतु अनुवाद और विधि शब्दावली के निर्माण के कारण इस प्रयुक्ति के लिए हिंदी अब सक्षम होती जा रही है। भाषा की ये जो प्रयुक्ति है उसका संबंध कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय से है, और इसके कारण यह जो भाषा है वो सामान्य जनता के लिए दुरूह, जटिल और नीरस हो जाती है। और फिर भी विधि एवं कानून के क्षेत्र में
हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप को महत्व दिया जा रहा है। हिंदी के इस रूप में तकनीकी शब्दावली, लंबे वाक्य, कानूनी प्रक्रिया से जुड़े हुए शब्द जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। सातवीं जो प्रयुक्ति है वह वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति है। इस प्रयुक्ति का संबंध जो है वह विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की शब्दावली से है, जिसका प्रयोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में होता है, जिसे हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कहते हैं। हिंदी की प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति का ये जो रूप है वह नया रूप है। 1961 ईस्वी सन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी और इस आयोग ने हिंदी विषयों से संबंधित शब्दावलियों एवं कोशों का निर्माण किया था, जिसके कारण इस प्रयुक्ति का अधिक ठोस रूप विकसित हुआ। विज्ञान की जो भाषा है वह स्पष्ट, गठित और तर्क संगत होनी चाहिए। विज्ञान और तकनीकी की भाषा का रूप सामान्य भाषा से अलग होता है, कारण कि विज्ञान और तकनीकी जो भाषा है इसमें विशिष्ट सूत्रों एवं पदार्थों को पारिभाषिक अर्थों में अभिव्यक्त करना पड़ता है और इसीलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जो भाषा है या जो इसके जो शब्द हैं वो अनेक अर्थी नहीं होने चाहिए। हिंदी ने इसके लिए तत्सम और विदेशी शब्दों का स्वीकार कर अपने शब्द भंडार को समृद्ध भी किया है और इसके कारण ही हिंदी जो है वो आज विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, मीडिया आदि से संबंधित पुस्तकों का निर्माण हिंदी में हो रहा है। तो ये जो है ये 7 जो है प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ हैं और इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी के भी ये 7 रूप होते हैं। इन सभी प्रयुक्तियों की जो भाषा है हिंदी है, तो इस रूप में हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी के इस प्रकार 7 अलग अलग रूप हम देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। कि प्रयोजनमूलक हिंदी जो है उसमें कौन से गुण है। तो इसकी पहली विशेषता है अनुप्रयुक्तता। अनुप्रयुक्तता का मतलब कि ये अलग अलग प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का जो विशिष्ट रूप है वो विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार प्रयुक्त होता है। विश्व में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका अस्तित्व व्यवहार और साहित्य के क्षेत्र से ही बना हुआ है। हमारी जो हिंदी है वह प्रशासन, प्रचालन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो अभी तक हिंदी में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है और इसलिए जो भाषाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं हो, प्रयुक्त नहीं हो, तो उनका ये पक्ष जो है वो कमजोर हो जाता है। तो ऐसी भाषाओं के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया
कालांतर में लगभग समाप्त हो जाती है और परिणामतः उसका जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता। हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप का विकास इसीलिए संभव हो सका कि उसमें प्रयुक्तता की महत्तम विशेषता विद्यमान है। इसके प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो, ये विशेषता हिंदी में है और इस दृष्टि से हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप जो है उसमें राजभाषा हिंदी भी आती है, कार्यालय हिंदी आती है, वाणिज्य की हिंदी के रूप में भी ये प्रयुक्त होती है, व्यावसायिक हिंदी के रूप में प्रयुक्त होती है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी ये प्रयुक्त होती है, विधि और न्यायालय की भाषा के रूप में भी हिंदी का समावेश होता है। तो ये हिंदी की पहली विशेषता है अनुप्रयुक्तता यानी प्रयोजनीयता। इसके प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। दूसरी जो बात है ये है कि ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो वैज्ञानिक है, इसमें वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से, कारण कि किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी जिस किसी विषय को भी, विषय वस्तु को भी ले उसे विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित करने की क्षमता रखती है। यानी कि विज्ञान या टेक्नोलॉजी जैसे विषय हो तो उसे अगर हमें किसी को समझाना हो तो हम हिंदी में आसानी से समझा सकते हैं। ऐसे शब्द हिंदी में अब है और इस दृष्टि से हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो वैज्ञानिक है। प्रयोजन मूलक हिंदी के अध्ययन तथा विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान के विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया से भी अधिक निकटता रखती है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक या सार्वभौमिक कहा जा सकता है। और इसी के साथ साथ प्रयोजनमूलक हिंदी के सिद्धांत एवं प्रयुक्ति में कार्यकरण भाव की नित्यता भी दृष्टिगत होती है, जिससे किसी भी विज्ञान का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली के अनुसार ही प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, विषय निष्ठा, तर्क संगतता आदि विद्यमान है। यानी इसे स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषा संरचना और विषय विश्लेषण आदि स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है, यानी कि वैज्ञानिक है। ये हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा गुण था, तो दूसरा गुण है वैज्ञानिकता। तीसरा गुण है इसका सामाजिक। हिंदी की जो प्रयोजन मूलकता है ये मूलतः एक सामाजिक गुण या विशेषता है। सामाजिकता का संबंध ह्यूमैनिटी यानी मानविकी से होता है और इस दृष्टि से देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध जो है मानविकी से अभिन्न माना जा सकता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन या संचालन का संबंध समाज
तथा उससे जुड़ी हुई ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का मतलब जैसे कि समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, ये समाज से जुड़ी हुई जो ज्ञान शाखा है, पुरातत्व शास्त्र है, इतिहास है, वह सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति के जो स्तर हैं और भाषा रूप जो है वो प्रयोग में आते हैं। अगर कहें कि इतना ही नहीं, किंतु सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजनमूलक हिंदी में निहित सिद्धांत और जो ज्ञान है वह मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्ति परक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन एवं विश्लेषण भी करते हैं। और इस प्रकार हम देखें तो हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी में सामाजिकता के तत्व और गुण जो है अनिवार्य रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये हिंदी की तीसरी प्रयोजनमूलक हिंदी की तीसरी विशेषता है सामाजिक। बोलचाल की जो हिंदी है वह इसमें समाविष्ट नहीं है। इसमें मूलतः जो समाज से जुड़े हुए शास्त्र हैं, मानविकी से जुड़े हुए शास्त्र हैं, उससे इसका संबंध प्रयोजनमूलक हिंदी की चौथी विशिष्टता है वह है भाषिक विशिष्टता। प्रयोजनमूलक हिंदी जो है वो सामान्य बोलचाल की जो भाषा है या साहित्यिक जो हिंदी है उससे वो अलग होती है। ये जो हमें अलग दिखती है बोलचाल की भाषा और साहित्यिक हिंदी से, वह मूल रूप से उसकी भाषा के कारण है। हिंदी जो है अपनी शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण ये प्रयोजनमूलक हिंदी ने अनेक भारतीय और पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को संपन्न बनाया है। प्रयोजनमूलक हिंदी अभिव्यक्ति उसकी मांग के अनुसार अलग अलग भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करती है या उसका उपयोग किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी जो है इसमें तकनीकी और पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, जो उसकी भाषिक विशिष्टता दिखाती है। जैसा कि मैंने देखा कि सामान्य बोलचाल की भाषा और साहित्यिक हिंदी जो है उसकी जो भाषा है उससे प्रयोजनमूलक हिंदी की जो भाषा है वो अलग है। इसमें पारिभाषिक शब्दों का अधिक उपयोग करना पड़ता है। साहित्यिक भाषा में हम पारिभाषिक शब्दों का उपयोग नहीं करते। उसमें तो कल्पना के ऊंचे उड़ान होते हैं, कविता हो तो उसमें लय छंद होते हैं, कल्पना होते हैं, अलंकारिकता होती है, वह सब प्रयोजनमूलक हिंदी में नहीं होती। और इस रूप में ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी की जो शब्दावली है, भाषा जो है वह साहित्यिक हिंदी से एकदम अलग है। प्रयोजनमूलक हिंदी की जो भाषा है वह सटीक
सुस्पष्ट, गंभीर, वाच्यार्थ प्रधान, यानी हम पढ़े और अर्थ समझ में आता है, सरल और एकार्थक, जिसका एक ही अर्थ होता है, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी में होना चाहिए। और इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियाँ, सूक्तियाँ आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इन सभी का प्रयोग, कहावत, मुहावरे, अलंकार, उक्तियाँ, सूक्तियाँ का प्रयोग साहित्यिक हिंदी में होता है, बोलचाल की हिंदी में होता है, प्रयोजनमूलक हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। तो इस रूप में जैसा कि मैंने आगे कहा कि साहित्यिक हिंदी से ये प्रयोजनमूलक हिंदी जो है उसका रूप भिन्न पड़ता है, भिन्न हो जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा संरचना में तटस्थता, स्पष्टता, निर्व्यक्तिकता होनी चाहिए। इसका कारण है कि इसका अधिकतर उपयोग जो है वो राजभाषा के रूप में, कार्यालय हिंदी के रूप में होता है। तो वहाँ जो अधिकारी है वो जो भी किसी को अगर वो पत्र लिखेगा तो उसमें उसकी वैयक्तिक बात नहीं आ सकती, उसे एक अधिकारी के रूप में ही किसी पत्र का उत्तर देना चाहिए, जिसे हम निर्व्यक्तिकता कहेंगे। उसमें तटस्थता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से उसका कोई दुश्मन हो, उसने भी उसके कार्यालय में पत्र लिखा हो, तो उस अधिकारी को अपने व्यक्तिगत दुश्मनावट वो नहीं देख सकता। एक अधिकारी के रूप में तटस्थ होकर उसे उस पत्र का उत्तर देना पड़ेगा। प्रयोजनमूलक हिंदी जो है उसकी जो भाषागत विशेषता है उसमें वह तथा उसके विशिष्ट रचना धर्मिता जो है वह इसमें दिखाई देती है, जो बोलचाल की हिंदी या साहित्यिक हिंदी में नहीं दिखाई देती। तो ये इसकी भाषागत विशेषता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रकार्य भी हैं, अलग अलग प्रकार्य यानी कार्य। तो उससे भी हम देखेंगे आगे। वैसे प्रयुक्ति के रूप में राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति जो है वो एक आती है। हिंदी के जो प्रकार्य है उसमें वो राजभाषा के रूप में हिंदी का जो प्रयोग होता है वह, और राष्ट्रभाषा के रूप में उसका अधिक प्रयोग होता है। ये दो रूप जो है प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रकार्य के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। तो पहला रूप जो है वह राजभाषा का प्रकार्य है। अब वह हम देखेंगे। तो राजभाषा किसे कहते हैं कि जिस भाषा में किसी देश के राज काज किए जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। जैसे कि हमारे देश में हिंदी में देश के राजकाज किए जाता है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। जर्मन में, अगर जर्मनी में देश के राजकाज किए जाते हैं तो जर्मनी उनकी राजभाषा है। जापान की जापानी राजभाषा है। रसिया की या रूस की रसियन भाषा जो है वो राजभाषा है। तो हमारे यहाँ राजभाषा कौन सी है? जब हम गुलाम थे, ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ था, तो उस समय हमारे देश की राजभाषा का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया था।
किंतु जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो 14 सितंबर 1949 के दिन, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारे संविधान यानी बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। और हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 343 और खंड 1 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संविधान है उसमें ये उल्लेख किया गया। जिससे कि आज़ादी के पहले हमारे यहाँ सारे कामकाज अंग्रेजी में किए, और आज़ादी के बाद हमने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बना दिया। तो अंग्रेजी के स्थान पर एकदम हिंदी को लाने में कई व्यवहारिक समस्याएं भी आ सकती हैं, और इसलिए संविधान में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया गया था कि 26 जनवरी 1965 तक, 26 जनवरी 1965 1965 तक अंग्रेजी का व्यवहार उन सभी प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा जो संविधान पारित होने से पहले होता रहा था। कहने का मतलब कि ये जो प्रस्ताव है इसके द्वारा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी के साथ साथ, जिससे कि आज़ादी के पहले अंग्रेजी का उपयोग जिन जिन क्षेत्रों में होता था, आज़ादी के बाद भी उन सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सके, और इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया था। और उस समय ये भी सोचा गया था कि 1965 तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, सभी जो राज्य हैं वो उसका स्वीकार करेंगे। कारण कि हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया था तो दक्षिणी राज्यों में इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ था, और उसके परिणाम स्वरूप 1965 तक अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ चलाने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया था कि, और उसके वहीं तक अगर हिंदी सक्षम हो जाए, सभी राज्य उसे स्वीकार लें, तो फिर सिर्फ हिंदी को ही राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी जाए, अंग्रेजी को राजभाषा के रूप से दूर कर दिया जाए। लेकिन ये संभव नहीं हुआ। हिंदी का प्रयोग संघ के शासन, विधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ये सभी के लिए हिंदी सक्षम हो जाएगी, ऐसा सोचा गया था। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं हो सकी तो 1965 के बाद भी अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में आगे तक बनाए रखने की नीति अपना ली गई, और जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे देश की जो राजभाषाएं हैं वो 2 हैं। मुख्य राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी है। हर एक राज्य की अपनी राजभाषा होती है, जैसे गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, हिंदी भाषी प्रदेश की हिंदी, कश्मीर की कश्मीरी, पंजाब की पंजाबी, असम की असमिया आदि। तो अंग्रेजी को भी आगे तक राजभाषा बनाए रखने की नीति अपना ली गई,
और परिणाम ये हुआ कि आज हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग के भी पूरी छूट है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उनके पत्राचार की जो भाषा है वो हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। दोनों भाषाओं में केंद्र सरकार जो है वो काम करते हैं। संघ की राजभाषा उसे संविधान में कहा गया। संघ की राजभाषा का मतलब संघ यानी देश के किसी भी देश के जो प्रमुख 3 अंग हैं, 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो है विधान सभा जो है वह है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में किस लोग देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों के संदर्भ में देखें तो विधानमंडल विधानसभा जो है उसकी भाषा के रूप में। दूसरी न्यायपालिका न्यायालय, केंद्र सरकार के संदर्भ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट, की जो भाषा है या उच्चतम न्यायालय जो है उसकी भाषा है। और तीसरा जो अंग है वह है कार्यांग यानी शासन की भाषा है। तो ये 3 प्रमुख जो अंग हैं, इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा। संसद जो है वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। केंद्र सरकार के संदर्भ में, राज्य सरकार के संदर्भ में विधानमंडल कानून बनाता है। प्रदेशों के विधानमंडल जो है वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी भाषा में काम करते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारे गुजरात विधानमंडल में गुजराती में काम करना होता है, लेकिन दिल्ली जो लोकसभा है वह हिंदी और अंग्रेजी में काम होता है। ये तीनों जो अंग हैं इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये जरूरी है कि सभी विधायक निकायों के निर्णय देश की राजभाषा में उपलब्ध करवाए। अलग अलग जो राज्य हैं उसमें भी जो कायदे कानून बनते हैं वह राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवा रहे होते हैं। न्यायपालिका को समन्वित करने के लिए जरूरी है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो हर एक राज्य में होता है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, ये भी देश की राजभाषा में अपना काम करे। वैसे न्यायालयों की स्थिति नहीं है, उच्चतम न्यायालय तो हिंदी में काम करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भाषा आज भी अधिकतर अंग्रेजी है। तीसरा जो है कि भारत सरकार के जो कार्यालय हैं वो अपना कामकाज राजभाषा में ही करें, राजभाषा यानी हिंदी और अंग्रेजी में। तो इस प्रकार ये तीनों अंगों में भाषा की यह समन्वय स्थापित करने का जो दायित्व है, जो जिम्मेवारी जो है वो राजभाषा पर है। और इस दृष्टि से राजभाषा का ये मुख्य कार्य है, कार्य। तो ये पहला प्रकार ये प्रयोजनमूलक हिंदी का ये हमने देखा। दूसरा जो प्रकार ये है वह है राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में। हिंदी को राष्ट्रभाषा हमारे संविधान यानी बंधारण में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया। आज जो हमारी जो हिंदी है
कि लोगों के आदान प्रदान की, विचारों के आदान प्रदान की भाषा भी है। हमारे देश की अधिकतर जनता जो है वो हिंदी को समझती है, हिंदी भाषा को समझती है। और यही कारण है कि अगर हम गुजरात से बाहर जाएंगे तो राजस्थान में हम गुजराती का प्रयोग कर सकते हैं, कारण कि राजस्थानी और गुजराती में बहुत सारी समानता है। और इसीलिए अगर हम हिंदी में बात न करें और अगर आप गुजराती में भी बात करेंगे राजस्थान में, तो वहाँ के लोग समझ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अगर आप राजस्थान के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ गुजराती का प्रयोग हम नहीं कर सकते। वहाँ हमें एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हम भी समझते हैं और जिससे हम बात करना चाहते हैं वह भी उस बात को समझ ले या समझ सके। तो अब विचारों का आदान प्रदान हो सके, ऐसी भाषा के रूप में हमें हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहाँ दो अलग भाषा भाषी के बीच में ये जो हिंदी है वो पोल का काम करती है, हिंदी जोड़ने का काम करती है। हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं उसमें उसका एक रूप ये है जिसे हम संपर्क भाषा हिंदी कहते हैं। कारण कि हमारा देश जो है वो बहुभाषी है, हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा है। हिंदी भाषी क्षेत्र को जो छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखें तो वहाँ ये शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ की जो बोलियाँ हैं उसका प्रयोग होता है। तो इस रूप में भी हिंदी का प्रयोग अगर हम अपने राज्य से बाहर निकले तो हमारे लिए विचारों के आदान प्रदान की भाषा के रूप में हिंदी ही एकमात्र रहेगी। जनसंपर्क आज़ादी के पहले जन आंदोलन जो छेड़ा गया था, तो उस समय पर नेताओं को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सभी लोगों से जुड़ना होता था। तो उस समय पर हमारे नेताओं ने देखा कि अगर सारे देश को जोड़ सके ऐसी अगर कोई एक भाषा है तो वह सिर्फ हिंदी है। कारण कि हिंदी को अनपढ़ भी समझ लेता है और परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी और उनके जो समकालीन जो थे उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की थी। तो राष्ट्रभाषा का जो रूप है वो एक भावात्मक रूप है। जिस राज्य में बहुभाषिक समाज हो तो अब वहाँ पर कोई एक ऐसी भाषा जरूर चाहिए जिसे ये सभी जानते हैं, समझते हैं। और इस रूप में जो हिंदी है वो संपर्क भाषा रही। और अगर आप इतिहास देखेंगे तो आज़ादी के पहले जो आंदोलन हुए
उस समय पर भी हिंदी में बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी। तो हमें जो आज़ादी मिली है उसमें ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये राष्ट्रभाषा नहीं होती तो शायद हमें आज़ादी प्राप्त करने में और अधिक समय लग सकता था। और आज़ादी के बाद संविधान में जिस हिंदी को मान्यता प्रदान की गई वो राष्ट्रभाषा नहीं है, उसे राजभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा ये संपर्क भाषा भी है। हमारे नेता अगर एक राज्य अलग अलग राज्यों में चुनाव के समय प्रचार के लिए जाते हैं तो अधिकतर वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। कोई धर्म गुरु है वो अलग अलग राज्यों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है तो उसके लिए भी वो हिंदी को ही चुनता है। तो ये हिंदी का जो रूप है जो हिंदी लोगों देश की जनता को जोड़ती है, जोड़ने की कड़ी है। जो हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की वाहक है, वाहक वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो ये राष्ट्रभाषा का जो रूप है वह राजभाषा से अलग है। राजभाषा से स्पष्ट है कि वह देश के राजकाज की भाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा एक महत्वपूर्ण उपाधि है हिंदी की। तो आज़ादी के पहले इसका पूरा उपयोग या पूरा महत्व सामने आया था। सामाजिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, आदि इसके माध्यम से किया गया था। तो इस रूप में देखें तो राष्ट्रभाषा हिंदी जो है ये हिंदी का एक भावात्मक रूप है। भावात्मक मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाती है तो वहाँ का जो रूप है इसका ये राष्ट्रभाषा का रूप है। हिंदी मातृभाषा भी है। जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ के लोग अपने कामकाज बोलचाल की भाषा के रूप में उपयोग करते हैं तो वहाँ ये मातृभाषा है। लेकिन हिंदी जो है वह हमारे देश को एक सूत्रता में बांध कर रखती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश की राष्ट्रीयता की बात अगर हमें करनी हो तो वो हिंदी के बिना किसी दूसरी भाषा में करना हमारे लिए मुश्किल है। और इसलिए आप देखिए कि हिंदी सारे भारत को एक सूत्रता में सारे भारत को पिरोती है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था या दूसरे विद्वानों ने लिखा ना, उसकी बात मैं आपको बताऊं।
इंग्लैंड के एक विद्वान हैं ब्रैगेसन, उसने लिखा था, हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। डॉक्टर ग्रेसन ने भी लिखा था, भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिंदी द्वारा ही हो सकता है। और जर्मन विद्वान लोकार लुथरे ने कहा था कि हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रभाषा का रूप है हिंदी का। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, सरलता से सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी लिखा था, लोकमान्य तिलक ने लिखा था कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके बिना हमारे देश में एकता नहीं लाई जा सकती। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदी की अनिवार्यता को समझते हुए उन्होंने ये बताया था कि हम सभी भारतवासियों का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। और सरदार पटेल ने भी कहा था कि हमारे मुल्क की संस्कृति एक ही है और वह है हिंदी संस्कृति। गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाना देश में एस्पेरेंटो को दाखिल करना है। अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कल्पना हमारी निर्बलता की दिशा में। और यही कारण है कि हिंदी जो है ये हमारे देश को एक सूत्रता में बांधती है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं इसमें हिंदी जो है वो सबसे अग्रणी है। हिंदी राष्ट्रभाषा, ये हमारे देश की जनता का स्वर है। ये हमारे देश की दिल की भाषा है, जो जन जन की मधुर भाषा है, जो हमारे देश की पटरानी है, जो हमारे स्वदेशीपन की पहचान है। जिस हिंदी ने हमें आज़ादी दिलाई थी, वह हिंदी जो है वह राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार हम देखें तो राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वह हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और पहचान बनाए रखने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो ये हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में ये प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रकार है ये दूसरा प्रकार है। और इसके बिना, जैसा कि मैंने कहा कि राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा हिंदी ये दो महत्वपूर्ण प्रकार्य जो है ये प्रयोजनमूलक हिंदी के हैं। ये जो राष्ट्रभाषा जो हिंदी थी हमारी, जिसने हमें आज़ादी दिलाई, आदि की मैंने जो बात कही, जो आज़ादी के बाद राजभाषा बनी, वही हिंदी बाद में प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में विकसित हुई। तो ये हिंदी का अगर विकास क्रम देखें तो आप सोचिए, मैंने जब राजभाषा प्रयुक्त या विज्ञापन की प्रयुक्ति की बात कही तो हमारे यहाँ
हमारे देश के अधिकतर जो उद्योगपति हैं वह हिंदी भाषी हैं। हमारे देश में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित होती हैं। हमारे जो टेलीविज़न जो है, चैनल्स जो है, उसे अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे अधिक चैनल्स जो है वह हिंदी के हैं। हमारे देश में सबसे अधिक अगर कोई भाषा जन जन तक पहुँची है, जिसे सामान्य जनता भी समझती है, ऐसी अगर कोई भाषा है तो वह भी हिंदी है। जैसे सामान्य रूप से हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक का जो पूरा हमारा जो भारत है, यानी कि पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाली जन जन में प्रचलित सरल हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, और अगर कहें कि हमारी पहचान को उजागर करने वाली अगर कोई भाषा है तो वह राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो इसके साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।